हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना बेस्ड ऑन सिस्मिक वेव्स, यानी कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया था भूपर्पटी यानी क्रस्ट। क्रस्ट क्या है? जो हमारा धरातल है उसके 4 या 5 किलोमीटर नीचे सबसे प्रथम परत पाई जाती है, उसे क्रस्ट कहते हैं। उसकी जो एवरेज मोटाई है वो 33 किलोमीटर है। महासागरों के नीचे वह 5 किलोमीटर मोटी है, जबकि महाद्वीपों के नीचे 40 किलोमीटर तक उसकी मोटाई है। ठीक है, वह सिलिकेट एवं लोहा आदि तत्वों से मिलकर बनी है और उसमें जो सबसे ज़्यादा तत्व है वह सिलिका एवं मैग्नीशियम है। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम पाया जाता है। अब बात करते हैं मेंटल की। सेकंड पॉइंट, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों में बांटी गई है। पहला था भूपर्पटी या क्रस्ट, सेकंड है मेंटल और थर्ड है कोर। तो सेकंड कौन सा है? मेंटल। इसका विस्तार मोह असंबद्धता यानी कि मोह डिसकंटिन्यूटी से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। निचले क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल को मोह असंबद्धता अलग करती है। देखिए भाई, जो हमारा क्रस्ट था वह भी 2 भागों में उप विभागों में बांटा गया था, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। तो फिर जब जहाँ निचला क्रस्ट समाप्त होता है और उसके बाद ऊपरी मेंटल प्रारंभ होता है, वहाँ पे एक संक्रमण पेटी पाई जाती है। तो उसे कहा जाता है मोह असंबद्धता। क्या कहा जाता है? मोह असंबद्धता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोहरोविसिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज करी थी। तो उसी के नाम पर इस परत जो संक्रमण पेटी है इसका नाम रखा गया मोह असंबद्धता, मोह डिसकंटिन्यूटी। पृथ्वी के समस्त आयतन का सर्वाधिक 83% यानी कि जो वॉल्यूम है उसका 83% मेंटल में पाया जाता है और तथा द्रव्यमान यानी मास का लगभग 68% भाग मेंटल में ही विद्यमान है। भाई जो ये कह रहा है कि जो यहाँ पे द्रव्यमान और आयतन सर्वाधिक मात्रा मिलता है, टोटल जो हमारी पृथ्वी का जो टोटल द्रव्यमान है, इसका औसत घनत्व 3.5 से 5.5 होता है। भाई ये जो लिखा ना 3.5 से 5.5, जो हमारा औसत घनत्व है पृथ्वी का 5.5 है और उसके आगे अगर किस इकाई में है तो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इम्पोर्टेंट है भाई ये। इस भाग में प्राथमिक तरंगों की गति 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो जाती है। ठीक है भाई, तो इसमें गति जो है और अधिक हो जाती है। मेंटल को पुनः 2 विभागों में बांटा गया है। जैसे भाई क्रस्ट था उसको 2 विभागों में बांटा गया था, ऐसे ही मेंटल को भी 2 विभागों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल यानी 500 किलोमीटर तक, यानी कि निचले क्रस्ट से लेकर 500 किलोमीटर गहराई तक ऊपरी मेंटल का विस्तार पाया जाता है। और सेकंड पॉइंट है निचला मेंटल यानी कि लोअर मेंटल। यह है 500 किलोमीटर गहराई से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से रैपिडी असंबद्धता अलग करती है। देखिए भाई, मैं अभी बताया जो मेंटल है उसको 2 पुनः उपविभागों में बांटा गया है और जहाँ ये दोनों अलग होते हैं वहाँ पे एक संक्रमण पेटी है, उसका नाम है रैपिडी असंबद्धता। ये संक्रमण पेटी क्या होता है भाई? देखिए, एक ऐसी पेटी जिसमें दोनों पेटियों के गुण विद्यमान रहते हैं उसे कहते हैं संक्रमण पेटी। ठीक है, ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से कौन सी असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी अलग करती है? रैपिडी।
तो अब तक 3 डिसकंटिन्यूटी आ चुकी हैं भाई। सबसे पहले था कॉनरैड असंबद्धता, सेकंड है मोहो असंबद्धता और थर्ड यहाँ पे आई है रेपिटी असंबद्धता। ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। क्या कह रहा है कि ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को, भाई मेंटल जो मेंटल था उसको 2 भागों में बांटा गया था, तो कह रहा है ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को, न कि पूरे ऊपरी मेंटल को, ऊपरी मेंटल केवल ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल यानी कि एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। दुर्बलता मंडल में ही ज्वालामुखी संबंधित क्रियाएं होती हैं और लावा का प्रमुख स्रोत होता है। देखिए जो लावा शब्द है यहाँ पे आया, चलो उसके बाद थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी के अंदर जब ये लावा पिघली अवस्था में होता है तो उसको वहाँ पे लावा नहीं कहा जाता बल्कि मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा। और यह मैग्मा लिक्विड फॉर्म में होता है यानी कि द्रव अवस्था में होता है या पिघली हुई अवस्था में होता है। इसमें हमारी जो चट्टानें हैं, लोहा है, सब कुछ जो है टेम्परेचर बहुत अधिक होने के कारण सब कुछ द्रव अवस्था में पाया जाता है। और जब यह द्रव अवस्था यानी कि मैग्मा जब धरातल पर आ जाता है तब उस मैग्मा को लावा कहा जाता है। तो ये भी भाई याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो दुर्बलता मंडल ही ज्वालामुखी क्रिया से उद्गारित होने वाले लावा का प्रमुख स्रोत है। मेंटल की निचली परत को मध्य मंडल भी कहा जाता है यानी कि मेसोस्फीयर भी कहा जाता है। मेंटल की निचली परत कौन सी है? लोअर मंडल, लोअर मेंटल, उसे क्या कहा? तो उसको मध्य मंडल भी कहा जाता है। और थर्ड पॉइंट है हमारा क्रोड या कोर। इसका विस्तार निचले मेंटल से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक है। और पृथ्वी का केंद्र कितने किलोमीटर गहराई तक है? 6371 किलोमीटर तक। तो क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी की कुल त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। और जबकि जो एनसीईआरटी है उसमें लिखा है 6378 किलोमीटर। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना भाई। एनसीईआरटी में जो पृथ्वी की त्रिज्या है वह है 6378 किलोमीटर। और जो बाकी ऑथेंटिक राइटर्स हैं या ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें है 6371 किलोमीटर। निचले मेंटल और ऊपरी कोर में एक असंबद्धता पाई जाती है। देखो भाई, जैसे क्रस्ट 2 भागों में बटा था, मेंटल 2 भागों में बटा था, ऐसे ही क्रोड भी 2 भागों में बटा है। उनके बीच में भी एक संक्रमण पेटी पाई जाती है। निचले मेंटल और ऊपरी कोर में एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे गुटनबर्ग या विसर्ट असंबद्धता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुटनबर्ग या विसर्ट असंबद्धता। यह मेंटल तथा कोर को अलग करती है। सॉरी भाई, ये तो मेंटल और कोर के बीच में स्थित डिसकंटिन्यूटी है। कौन सी? गुटनबर्ग या विसर्ट असंबद्धता, जिसे केंद्र मंडल कहा जाता है। जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है उसे सेंट्रोस्फीयर यानी केंद्र मंडल भी कहा जाता है। और यह परत जो है निकेल और लोहा द्वारा निर्मित है। देखिए, जो पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है उसमें सबसे भारी तत्व पाए जाते हैं। कौन से? निकेल और लोहा। अतः इसे नीफे यानी कि निकेल प्लस फेरस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए भाई, जो नीफे शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे निकिल का पहले 2 अक्षर ले लिए, ऐसे फिर फेरस के पहले 2 अक्षर ले लिए, तो उनको मिलाकर एक संयुक्त शब्द बना है नीफे। यानी कि इसमें निकिल और फेरस यानी कि लोहे की अधिकता है, इसलिए इस परत को नीफे भी कहा जाता है। कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र यानी कि त्रिज्या तक है। वो त्रिज्या कितनी बताई मैंने अभी? 6371 किलोमीटर है। इसका तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है। देखिए भाई कितना अधिक टेम्परेचर है।
इतने अधिक टेम्परेचर पे तो कुछ बचना ही नहीं है, सब कुछ द्रव, सब कुछ पिघल जाएगा, सब कुछ गर्म हो जाएगा। आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि जब गर्मियों में हमारे यहाँ तापमान 45 डिग्री को क्रॉस करता है तो सब उससे परेशान हो जाते हैं, और यहाँ पे तो टेम्परेचर कितना है 2700 डिग्री सेल्सियस, यानी कई सौ गुना अधिक है। तब आप सोचिए कुछ यहाँ बच सकता है उसके प्रभाव से। तो कोर का बाहरी भाग तरल तथा आंतरिक भाग ठोस अवस्था में है। ये कह रहा है भाई जो हमारी कोर है, क्रोड है, उसका जो 2 लेयर हैं वह उसकी ऊपरी लेयर तो तरल अवस्था में है, यानी कि द्रव अवस्था में है, और जबकि जो आंतरिक भाग है वह ठोस अवस्था में है। तो कोर को पुनः 2 विभागों में बांटा गया है। पहली है बाह्य कोर और सेकंड है आंतरिक कोर। तो बाह्य कोर जो है 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 यानी कि 5100 किलोमीटर तक पाई जाती है। यह यहाँ पर एस लहरें नहीं पहुँचती हैं। क्यों नहीं पहुँचती? क्योंकि ये परत जो है लिक्विड अवस्था में है और एस लहरें लिक्विड में लुप्त हो जाती हैं, इसलिए कहा जाता है कि एस लहरें यहाँ पर नहीं पहुँच पाती क्योंकि यह तरल अवस्था में है। और सेकंड पॉइंट है आंतरिक कोर यानी कि इनर कोर। इसकी जो गहराई है 5100 किलोमीटर से लेकर 6300 किलोमीटर तक है। यह ठोस या प्लास्टिक अवस्था में है। इसका घनत्व 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, यानी कि जो इसका औसत घनत्व है इस परत का वह 13 है। पी लहरों की गति 11.23 किलोमीटर पर सेकंड तक हो जाती है। तो बता रहा भाई यहाँ चूँकि ठोस अवस्था में है और ठोस अवस्था में जो पी लहरें हैं यानी प्राथमिक तरंगें हैं उनकी गति बढ़ती है, और जबकि द्रव अवस्था में उनकी गति घटती है। तो इसलिए बता रहा है कि आंतरिक कोर में जो पी लहरें हैं उनकी गति बढ़ जाती है और बढ़कर कितनी हो जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, तो ये हमारा सीस्मिक वेव यानी भूकंपीय तरंगों के आधार पर वर्गीकरण कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी की समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे। टॉपिक होगा हमारा अर्थक्वेक यानी कि भूकंप संबंधित काफ़ी बातें हमने यहाँ पढ़ी हैं। उससे नेक्स्ट टॉपिक में हमें टॉपिक को समझने में आसानी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।